एक तरफ जहां देश में लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक विषय आ गया है कि कोरोना के टेस्ट कब कराएं, कौन सा कराएं। और बड़े-बड़े जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बयान दिया है कि सीटी स्कैन तभी कराएं जब डॉक्टर ने लिखा हो, नहीं तो इससे और तमाम तरह की बीमारी हो सकती है। आखिर क्या है ये पूरा विषय, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर झा जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। सभी को मेरा नमस्कार और तरुण जी को विशेष नमस्कार, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों का जो क्वेश्चंस हैं और उनके जो भ्रम हैं उनको मिटा सकूं। अमरिंदर जी, एक तो कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, ऊपर से अब ये नई बहस छिड़ गई है कि कौन सा टेस्ट कराएं। सिटी स्कैन को लेकर बड़े-बड़े डॉक्टरों ने बयान किया। आखिर क्या है ये पूरा माजरा? देखिए, जैसे सीटी स्कैन की बात करें तो जो कोरोना की जो बीमारी है उसका ऐसा पैटर्न है कि शुरू के जो 4-5 दिन आपको फीवर आता है और वो वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है, वायरस का नंबर्स बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे में आपको सिम्टम्स बुखार और सर्दी खांसी के आते हैं, लेकिन वो बीमारी आपकी कंप्लीटली छाती पे नहीं गई होती है। यदि जब वो एक बार चेस्ट में चला जाए, उसके बाद ही आप कोई टेस्ट कराएंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स आएंगे। जनरली क्या होता है कि कुछ लोग घबराहट में पहले दिन से ही आपका एचआरसीटी स्कैन कराने लग जाते हैं, ऐसे में उनका टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हर एक सीटी स्कैन आपका 300 एक्सरे के बराबर है, उसके जो रेडिएशन है। तो पेशेंट को रेडिएशन भी मिल गया, लेकिन पेशेंट को वो डायग्नोसिस नहीं बन पाई, उसका रिजल्ट निगेटिव आ गया, तो उसे लगा कि मैं कोरोना से पीड़ित नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। जनरली आपको जितने भी टेस्ट कराने, चाहे वो ब्लड टेस्ट है, चाहे आपको ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, वो आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही करना है। यदि ब्लड टेस्ट की मैं बात करूं तो इसमें आपको जनरली 2 टाइप के टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसके बाद प्रोग्नोसिस की आपकी बीमारी कैसी चल रही है, उसके लिए आपको डॉक्टर्स टेस्ट कराते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो 2 जो सबसे ज्यादा सभी लोगों को पता भी है कि एक एंटीजन टेस्ट है और दूसरा आरटीपीसीआर। अब हमें ये भी देखना है कि दोनों जो टेस्ट है उनकी सेंसिटिविटी कैसी है, मतलब यदि वो हम बीमार है तो उसको किस तरीके से वो पहचान पाता है। सेंसिटिविटी में हमारे जो एंटीजन टेस्ट है उसका सेंसिटिविटी जस्ट 30 से 40% है। मतलब कि यदि 100 कोरोना मरीज है और उनकी एंटीजन टेस्टिंग हो गई तो उसमें 40 लोग ही पॉजिटिव निकल पाएंगे, 50 या 60 लोग मिस आउट हो जाएंगे। तो ये हो गया एंटीजन टेस्ट। दूसरा जो आपका आरटीपीसीआर है उसका लगभग 60 से लेकर 70% है, मतलब 100 कोरोना पेशेंट्स है, उनको यदि टेस्ट किया जाए तो बस 60 से 70 ही पॉजिटिव निकलेंगे, 30 उससे भी मिस आउट हो जाएंगे। तो जब आप डॉक्टर की सुपरविजन में ये टेस्ट नहीं कराते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि मैंने सही कराया गलत। दूसरा, इन जो टेस्ट है इनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन है, तो उसका एक मीडियन टाइम आप 5 दिन रख लीजिए। यदि टेस्ट आपने 5 दिन से पहले कराया तो इसके बहुत चांसेस हैं कि आपको कोरोना हो, लेकिन आप कोरोना के टेस्ट में निगेटिव आएंगे। मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। आपने जिस तरह से जिक्र किया, एक शुरुआती उसमें एक साधारण व्यक्ति है, उसे शिकायत हुई, तो वो सबसे पहले कौन सा टेस्ट कराए, उसके 5 दिन बाद कौन सा कराए, उसके 10 दिन बाद कौन सा कराए। एक आप तरीके से थोड़ा समझाएं, दर्शकों को भी समझ आ जाए ताकि। देखिए, सबसे पहले जो सबसे कॉमन टेस्ट है और जिसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ऐसे में आप एंटीजन टेस्ट कराइए। एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट्स बहुत कम से कम 15 से 20 मिनट में आ जाता है। एंटीजन टेस्ट में भी एक क्या बहुत अच्छी बात आती है कि यदि वो पॉजिटिव आया तो उसे आप पॉजिटिव ही समझे। यदि वो पॉजिटिव आया तो उसे पॉजिटिव ही समझिए, और यदि वो निगेटिव आया तो फिर आप दूसरे टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। दूसरा टेस्ट क्या आता है, आरटीपीसीआर। इसकी सेंसिटिविटी आपका एंटीजन टेस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, तो इसके बाद आप आरटीपीसीआर कराएं। क्या होता है कि आरटीपीसीआर की भी जो सेंसिटिविटी है 60 से 70% है। ऐसे में कुछ पेशेंट जिनको की सिम्टम्स है वो भी मिस आउट हो सकते हैं। तो आरटीपीसीआर भी निगेटिव आए तो उसके बाद आप एचआरसीटी स्कैन कराएं। इन तीनों जो टेस्ट को यदि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कराते हैं तो फिर कोरोना के पेशेंट्स का जो डायग्नोसिस है वो बहुत ही प्रॉपर होता है, और साथ में ये भी हो जाता है कि एचआरसीटी स्कैन से कि वो यदि उसको निमोनिया की शिकायत है तो वो कितने दूर तक फैला है। तो डॉक्टर की सलाह से यदि आप इतने टेस्ट करते हैं तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कराइए और ये डायग्नोसिस में आपको मदद करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही।
साथ ही साथ एक चीज और जानना चाह रहे थे दर्शक कि जिस तरीके से टेस्टों को लेके एक भ्रांति भी है, आपने जिक्र किया कि क्रमबद्ध तरीके से इस तरह कराने चाहिए, लेकिन कई जगह पे देखा गया है कि सीधा जो HRCT है वो पहले करा दिया, उसमें 0 आ गए या उसमें 4 आ गए, तो उसमें क्या मतलब जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं और कितने पर माना जाए कि आपको अब कोरोना है? देखिए HRCT जो स्कैन होता है उसमें दो टाइप की स्कोरिंग होती है। एक होता है कोरैड स्कोर और दूसरा होता है सीवियरिटी स्कोर। जो कोरैड स्कोर है उसमें यदि आप 5 या 6 के लगभग में आते हैं तो आप मान के चलिए कि वो मरीज को कोरोना है। सीवियरिटी स्कोर जो होता है, यदि हम अपने दोनों लंग्स को 5 भाग में डिवाइड कर लें तो ये जो न्यूमोनिया का है पैच वो कितना दूर तक फैला है वो बताता है। लगभग यदि 5 को डिवीजन करें, उसको 5 सब डिवीजन करते हैं तो टोटल 25 डिविजन आते हैं। तो जितना जितने डिवीजन में आपको लंग में वो फैलता जाता है वो लंग के में आपके निमोनिया के जो पैचेस हैं उनको फैलने का स्कोर बताता है। यदि वो 15 से नीचे हैं आप तो आप समझ लीजिए कि आप सीवियरिटी स्कोर में नहीं आते हैं। 9 से यदि नीचे हैं तो बहुत ही माइल्ड केस है। साथ ही साथ एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे अमरिंदर जी, क्योंकि आपने जिक्र किया अब जो नया कोरोना है, पहले 14 दिन लगते थे ठीक होने में, अब जो जिस तरह की लोगों से बातचीत होती है तो बताते हैं 30 दिन लग जाते हैं, 20 दिन, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? जब से कोरोना में वायरस में म्यूटेशन बढ़ता गया, इस बार का जो स्ट्रेन आया है उसमें ये दिक्कतें काफी हैं। इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेन ज्यादा विरुलेंट है, इसको नुकसान पहुंचाने की इनमें क्षमता ज्यादा है। पिछली बार देखा गया था कि काफी लोग पेशेंट्स को कोरोना हुआ लेकिन जस्ट एक वायरल और एक सिंपल 2-3 सिम्टम्स के साथ रिलीव हो जाता था। लेकिन इस बार न्यूमोनिया सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या हुआ कि न्यूमोनिया के जो चांसेस हैं इस बार ज्यादा बढ़ गए। दूसरा सिस्टमिक थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन, एक तो न्यूमोनिया के चांसेस बढ़ गए इसलिए काफी दिन बढ़ गया। दूसरा जो सिस्टमिक थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि पूरी बॉडी में जो वेन्स हैं उनमें खून के जो थक्के हैं उनके जमा कर होने की प्रॉपर्टी काफी बढ़ गई। तो जितने भी कैजुअलिटीज, जितने भी जो मौतें हो रही हैं या जिन्हें ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं उनमें ये दोनों चीजें पाई जा रही है, न्यूमोनिया और सिस्टमिक थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन। इस वजह से लोगों में दिक्कतें बढ़ गई और हॉस्पिटल्स की तरफ मरीजों का हॉस्पिटल्स की तरफ रुख ज्यादा बढ़ गया। एक महत्वपूर्ण बात ने आपने यहाँ पर कही है कि जो सिस्टमेटिक धब्बे, जो खून की आपने बात कही, वो क्यों पड़ रहे हैं? उसके पीछे वजह क्या क्या, कोई दवाइयां वजह है, क्या वजह है उसके पीछे? दवाइयां नहीं वजह है, ये जो इस बार का जो वायरस है उसका म्यूटेशन के बाद वो ज्यादा मतलब तेजी से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में दवाइयों का कोई रोल नहीं है इसका। ये वायरस का ही ऐसा पैटर्न है कि इसने इस बार ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये जो दोनों सिम्टम्स हैं। पर इन खतरनाक चीजों से कैसे बचा जाए अमरिंदर जी? देखिए, यदि किसी मरीज में न्यूमोनिया के सिम्टम्स हैं तो ऐसे में इसको आप 2 तरीके से ले सकते हैं। यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की संभावनाएं बढ़ रही हैं तो आप जो नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी में हम क्या करते थे, काढ़ा पीते थे, फिर कुछ कफ सिरप, म्यूकोलिटिक कफ सिरप लेते थे, कुछ कफ जो सप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं वो लेते थे। तो यदि ऊपर तक ज्यादा अंदर नहीं फैला है तो आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की दवाइयां लेने से आपको आराम हो जाता है। लेकिन यदि वो नीचे और काफी एक्सटेंसिव फैला हुआ न्यूमोनिया तो ऐसे केस में और भी सांस की दवाइयां, जैसे कि जो हमारे जो ब्रोंकाई हैं वो काफी पतले हो जाते हैं जिस वजह से सांस की दिक्कत आती है, तो उस ब्रोंकाई को ब्रोंकोडायलेटर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है। वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ये फायदा होता है कि वो ब्रोंकस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो कम हो जाता है। जो बोलते हैं कि इस बार इसलिए भी ज्यादा दिक्कत आई है कि ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के फीचर्स ज्यादा आ गए कि हमारे एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से पानी जमा होने लगा। तो उस पानी जमा होने को रिलीव करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है और यदि एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इस बार का जो यदि आपको न्यूमोनिया तक के फीचर्स हैं तो आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की मेडिकेशन प्लस कुछ और मेडिकेशन जिसमें ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं, इनको लेके आप मरीजों को आराम मिल रहा है। अमरिंदर जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया, काफी एक तरीके से कहें तो काफी मुश्किलात का ये दौर चल रहा है,
अब ऐसे में जब खाने पीने की बात आती है तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखें? क्या सब कुछ खा सकते हैं या कुछ बैलेंस करके डाइट खाएं, या मतलब किस तरीके से लोग, क्योंकि अब आपको सुनेंगे तो जानना भी चाहेंगे कि क्या खाएं क्या पिएं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 3-4 बातों का बहुत ध्यान देना है। पहला ये कि जभी भी पहले भी आपको कभी वायरल इन्फेक्शन होता था तो डॉक्टर क्या बोलते थे कि पहले आप पानी बहुत पियो। हर वायरल इन्फेक्शंस को मतलब लड़ने के लिए आपके शरीर में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 से 5 लीटर पानी हर दिन पीना है। दूसरा, क्योंकि कोई भी जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके अंदर मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन बहुत होता है, तो उस मसल प्रोटीन को रिप्लेनिश करने के लिए आपको प्रोटीन इंटेक की मात्रा बहुत बढ़ानी है। लगभग आप एक यदि इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लें कि आपको हर एक आदमी यदि 80 केजी का आदमी है तो उसे 80 ग्राम पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। तो अब इतना तो कैलकुलेट नहीं कर सकता उसे, यदि वो नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, फिश और दूसरे जो नॉन वेज आइटम्स हैं उनको वो खा सकते हैं। यदि वो वेजिटेरियन है तब दूध, पनीर और आपका ये जो सोयाबीन का चंक है, दाल, मशरूम और जो ड्राई फ्रूट्स है, जो मैंने एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, दूध, पनीर, मशरूम, ड्राई फ्रूट्स के नट्स और दाल, ये जो है इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। सोयाबीन की जो चंक्स आते हैं न्यूट्रेला नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो पहला हो गया हाइड्रेशन, दूसरा हो गया एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक, तीसरा ये भी है कि जैसे थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो आप फैट इंटेक जो है, बैड फैट जो इंटेक है उनको कम कर दीजिए। तो आप जो भी ये जो प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर जहां जी हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने जिस तरह जिक्र किया और बताया कि किस तरह से लोगों को अपनी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज आप लोग खा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी, पंजाब केसरी नवोदय से बातचीत करने के लिए।